हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जून के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज को पार्ट 2 को लेकर। और कल मैंने पार्ट 1 भी खत्म कर दिया था। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर्स एनालिसिस चल रही है जुलाई मंथ की, उसका मैंने जून मंथ भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे लिंक, आप वहां जाएं और उस सारे वीडियोस को एंजॉय करें। या आप डायरेक्ट आई आइकन से भी उस वीडियो लिंक के डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए खुद को मोटिवेट करते हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज के सेशन को। देखा गया है कि चांसेस ऑफ सक्सेस आपकी सोच पे डिपेंड होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले सोच लिए हैं कि नहीं हो पाएगा, तो उस काम के होने का चांसेस एकदम 0% होते हैं। ये ऐसा ये माना गया है। और वैसे ही अगर आप ये आई कंट, आई डोंट नो हाउ, आई विश आई कुड, आई वांट टू, आई थिंक आई माइट, ये सब सारे जो असमंजस वाले सोच लेते हुए आप जब किसी काम को करते हैं, तो उसके जो चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ही कम होते हैं, जो कि 50% और उससे कम ही है। तो वैसे ही अगर आप आई कैन, आई एम, मतलब मैं कर लूंगा, मैं इसे कर सकूंगा, मैं ही कर सकता हूँ, या मैंने ये सोच के लगा मैं कर ही लूंगा, तो ये सब जब सोच के चलते हैं तो 70-80 चांसेस परसेंट ऑफ चांसेस रहते हैं कि आप उस काम को जरूर कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी अच्छे से। तो इसलिए हम अपने पूरे फ्यूचर में आगे से यही सोच के चलना है कि 80% और 90% वाला हम लोग स्लोगन को हमेशा लेके चलेंगे, वो है आई कैन और आई एम। हम दोनों चीज कर सकेंगे और जल्द ही ऐसे करते करते हम आई डिड बोलेंगे और 100% सक्सेस होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है सॉरी, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समाधि बुद्धा स्टैचू। ये समाधि बुद्धा स्टैचू से रिलेटेड शायद आप सुने होंगे न्यूज में। चलिए देखते हैं क्या है इसके स्टेटमेंट्स। इट इज द स्टैचू ऑफ सिटिंग बुद्धा इन ध्यान पोजिशन, मतलब जो ध्यान मुद्रा जो है ना, आपने देखा होगा जब उनको जब सैल्वेशन मिल चुकी थी, तब उस वक्त जो वो ध्यान मुद्रा में थे 49 डेज तक, उसका जो ये बुद्धा इन ध्यान पोजिशन है, ये लोकेटेड अमरावती में। चलिए ठीक है, सही है कि गलत देख लेंगे। द बुद्धा डिपिक्टेड इन द पोजिशन ऑफ द ध्यान मुद्रा इज द पोस्चर ऑफ मेडिटेशन एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एनलाइटमेंट। जैसा मैंने बोला, फर्स्ट एनलाइटमेंट के समय में ये ध्यान मुद्रा का ऐसा पोजिशन क्या दिया गया था। चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन है, और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। ये है क्या कि यानी इसका ऑप्शन बी होगा सही, बाकी पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, चलिए देखते हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है मातृपल सिरिसेना, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को एक समाधि, जो बुद्धा स्टैचू का, वो गिफ्ट किया था। तो ये वो नहीं है जो अमरावती में स्टैचू प्रेजेंटेड है। ये एक समाधि था बुद्धा स्टैचू का, जो हमारे मोदी जी को गिफ्ट किया गया था श्रीलंका के प्रेसिडेंट द्वारा। उसके अलावा समाधि जो समाधि बुद्धा जो है वो क्या है, सिचुएटेड है अनुराधापुरा श्रीलंका में, ना कि अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, वहां नहीं, वो अनुराधपुरा श्रीलंका में ये स्टैचू स्थापित है। उसके अलावा हाँ, ये बात सेकंड बात सही है कि ये ध्यान मुद्रा वही है, वो ध्यान मुद्रा के पोजीशन में है ये स्टैचू, जब बुद्धा ने जी ने फर्स्ट एनलाइटमेंट लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Controller General of Patents, Designs and Trademarks (CGPTTM) has granted GI tag for कोल्हापुरी द एथनिक लेदर चप्पल। शायद आपने मेरा जून मंथ का एनालिसिस अगर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसमें कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड है, जो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके अलावा ये दूसरा स्टेटमेंट है कि दिस लेदर चप्पल्स, ये लेदर चप्पल है जो हैंड क्राफ्टेड एंड मेड ओनली इन महाराष्ट्र। ये ओनली वगैरह वर्ड्स को आप एकदम साइड में अपने कोना में रखिए और क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए। उसके बाद जो जीआई टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। फिर से ये भी एक कॉमन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस की वर्ड है इस क्वेश्चन का। 5 years फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्या था, ऑप्शन होगा डी, जिसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है। सॉरी, मैं आपको शायद कुछ गलत बता दिया। ये क्वेश्चन में अच्छे से देख लीजिए कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ना कि करेक्ट। तो आपको पूरा का पूरा उल्टा करना होगा, जैसा मैं अभी रीड करते हुए गलत किया, उसी तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम में भी ऐसा करते हैं कि रीड आउट करते समय लास्ट का करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से पता करें।
तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट हमें खोजना है। तो इनकरेक्ट खोजने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेटेंट जो है वो उनके द्वारा हुआ है। तो देख रहे हैं जीआई टैग का अप्रूवल रिसीव किया है कर्नाटका और महाराष्ट्र, दोनों में ही दोनों स्टेट को जीआई टैग मिला है। बट यहाँ दिया हुआ है क्या, महाराष्ट्र सिर्फ, ओनली, मैंने बोला ना ओनली, तो ये गलत हो गई। उसके अलावा ये जो पेटेंट दिया जाता है ये 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद आप वापस रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया नंबर 3, यानी नंबर 1 ऑप्शन सही है और बाकी दोनों गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। और उसके दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जब स्टेटमेंट इस तरह का कुछ दे तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इसका कंसेप्ट, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़े हुए हैं तब तो इजीली आप फाइनल ये पहले स्टेटमेंट में ही जज कर देंगे कि 1 ऑप्शन सही है या गलत है। उसके अलावा द रिपोर्ट रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनोवेटिवली ऑन देयर ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल चेंज इन हेल्थ आउटकम्स एज वेल एज देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके अलावा केरला हैज टॉप्ड अमंग लार्ज स्टेट्स ऑन ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, चलिए ये तो जो हुआ। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें तब तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में आंसर दे देंगे और आराम से 2 मार्क्स को लेके जा सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से लगभग काफ़ी टाइम देके ये करंट अफेयर एनालिसिस में कराया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर एनालिसिस जो हमारे मॉर्निंग सेशन है उसको अच्छे से फॉलो करते रहें, ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत सुविधा होंगी और आगे दूसरे एग्जाम्स में भी इजी होगी। तो चलिए इसका ऑप्शन आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। इसे मैंने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक, ये जो इस तरह का कुछ वर्ड हो ना तो आप उसमें ज़्यादा जोर डालें, क्योंकि या तो उसी उसी मिनिस्ट्री या उसी पॉइंट से ये आंसर सही होगा या गलत होगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जगह में नीति आयोग ने रिलीज किया था सेकेंड एडिशन। हाँ, सेकेंड एडिशन सही है, केरला भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया सी, मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग है, बाकी सारे जो 2-3 ऑप्शन स्टेटमेंट है वो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries forms parts of a infamous golden crescent and golden triangle? ये जो golden crescent और golden triangle न्यूज में काफी रही थी, शायद आपको याद होगा। ये मैं आपको अच्छे से अभी बता देता हूँ कि क्रेसेंट और ट्रायंगल ये सब किस टॉपिक से है। ये क्या ट्रेड व्यापार से रिलेटेड है या कुछ यहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया है या कुछ क्या है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट्स कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान और म्यांमार। क्या ये कंट्रीज इस जो इनफेमस ये भी पार्ट है क्रेसेंट और ट्रायंगल इससे रिलेटेड है? चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, आप मैप में जैसे ये देख पा रहे होंगे कि एक एरिया हमारा म्यांमार साइड और एक है नॉर्थ ईस्ट साइड, इसलिए ये दोनों एरिया जो हमारे ईस्ट और वेस्ट वाले एरिया है ये से बहुत मिलते जुलते इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसलिए हम ये दोनों इस टॉपिक ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो गोल्डन क्रेसेंट है ये क्या है, एशिया का एक इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन गोल्डन ट्रायंगल है, मतलब सॉरी लोकेटेड है, क्रेसेंट बन रहा है, देख लीजिए आप। ये जो क्रेसेंट टाइप का क्या चांद टाइप का जो बन रहा है वो हो गया इसके क्रेसेंट के लेके, जो कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। मतलब ये जो 3 अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है ये एक क्रेसेंट फॉर्म कर रहा है, और इसी एरिया में ओपियम जो होती है उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा में होता है, वो भी इलिसिट रेसिन। तो फिर और दूसरा क्या है कि गोल्डन ट्रायंगल, जो गोल्डन ट्रायंगल है वो किस एरिया में है, वो है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वहाँ पे, देख लीजिए आप, म्यांमार इस साइड हो गई, उसके बाद लाओस हो गया और थाईलैंड इधर। तो ये जो ट्रायंगल एरिया फॉर्म है यहाँ पर भी ओपीएम की बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं। तो इसलिए ये दोनों को लेते ये दोनों टॉपिक तो इम्पोर्टेंट था ही, तो न्यूज़ में इसलिए बन गया था क्योंकि अमरिंदर सिंह जी जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ नेशनल पॉलिसी लेके आए ताकि ये जो इलीगल जो ड्रग मेनास चल रही है कंट्री के अराउंड में, इसे हम कंट्रोल कर सके और खत्म कर सके। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि पंजाब में कितना ज़्यादा इस ड्रग्स और ओपीएम ये सब से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वहाँ बहुत आसानी से उन लोग को दिया जा रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, मतलब 1, 3 एंड 4, क्योंकि इराक नहीं है इस क्रेसेंट के फॉर्म में, ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इसमें इराक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इराक और ईरान में कंफ्यूज नहीं हो गया होइएगा आप लोग।
इराक होता है लेफ्ट साइड, थोड़ा और बायां साइड ईरान होता है राइट साइड। तो आप हमारे हमारे तरफ से अगर आप इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ अगर यदि आप जाएंगे तो पहले आपको ईरान आएगा, बाद में इराक आएगा, और ईरान के साथ ही हम वहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाए हुए हैं। तो ईरान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर्वाइवल इंटरनेशनल, इसे समटाइम्स इन न्यूज इज अ मूवमेंट दैट एडवोकेट्स द राइट्स ऑफ। ये सर्वाइवल इंटरनेशनल क्या है? क्या ये रेफ्यूजीज के लिए? हाँ, बहुत सारे अभी रोहिंग्या से लेकर ये जो अभी फिर वापस से इतने सारे रिफ्यूजीज के इशू आ रहे हैं, क्या ये रिफ्यूजीज से हैं? लेप्रोसी पेशेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे राइट्स अभी गवर्नमेंट ने दिया, क्या उससे रिलेटेड है? ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है, या ट्रैफिक ह्यूमन बींग से? तो चलिए देख लेते हैं। ये है ट्राइबल पीपल से रिलेटेड, मतलब उनके द्वारा सर्वाइवल इंटरनेशनल एक ये था जो ये दिया गया, वी आर द सर्वाइवल द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ फॉर द ट्राइबल पीपल्स राइट्स। मतलब इसके राइट्स के लेके ये सर्वाइवल इंटरनेशनल एक मूवमेंट बना था जो बहुत न्यूज में थी। चलिए, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ये ट्राइबल पीपल के लिए है। आप कुछ तुकरम लगा लीजिए, सर्वाइव, ट्राइबल पीपल को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे कुछ जरूरत है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो नाम से लग रहा है कि शायद ये इंडिया में है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कहाँ? स्टेटमेंट 1 है लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ओके, ये जब एग्जैक्ट कुछ लोकेशन स्टेट दे देना तो वहाँ पे उसको थोड़ा अच्छे से सोचिएगा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। है तो बहुत अच्छा बात, नहीं है तो आप दूसरे किसी ऑप्शन को भी आप कैंसिल आउट करने के हिसाब से भी चलते रहिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है देयर आर नो टाइगर्स प्रेजेंट इन द नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फिर नो जो वर्ड है ये बहुत की वर्ड हो गया है हमारे क्वेश्चन के लिए। ये नागार्जुन लेक इन द सेंचुरी इज द आर्टिफिशियल लेक विच एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वाइल्ड लाइफ। चलिए ठीक है, मेन सोर्स ऑफ वाटर ये भी बोल दिया, ये भी एक कीवर्ड लग रहा है। आर्टिफिशियल लेक ये भी एक कीवर्ड है। तो चलिए अब देखते हैं क्या, पर हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दे दिया है, इसको करेक्ट सोच के मत आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन वैसा भी दिया रहेगा करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से। तो चलिए आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह ऑप्शन डी यानी सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्यों? हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। तो ये दोनों देखिए, जैसे नो टाइगर्स, तो टाइगर्स तो कॉमन बात है, हम इंडिया तो वैसे भी टाइगर्स आप देखोगे कि हर मतलब मैक्सिमम हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स जरूर रहेंगे। तो ये नो टाइगर्स वाला तो कंसेप्ट ही आप हटा दो। अब ऑप्शन टू को अगर कैंसिल आउट करते हो तो बचता है ए और सी। ठीक है, तो ए, अब सॉरी ए और सी बोल रहे हैं कि ऑप्शन टू गलत हो गया, तो यानी ऑप्शन टू गलत है तो बच ऑप्शन यानी बी या डी हो सकता है। और आपको अगर आप कंफर्म है नागजीरा, ये जो नागजीरा वाइल्ड लाइफ है महाराष्ट्र में है, तब तो आप एकदम कंफर्म हो गए कि वह ए तो मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन डी और डी हो जाएगा, जिसमें टू और थ्री आ गया। तो ये जो है ये कहाँ पे है? ये पड़ता है भांडरा और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, इनके बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। जिसके अलावा यहाँ पे जो ये खुद ही एक नवे गांव नागरसिरा टाइगर रिजर्व के नाम से भी है, तो और यहाँ स्टेटमेंट में दे दिया नो टाइगर्स। तो ये सब चीज को आसानी से पकड़िए। अगर आप कीवर्ड को अच्छे से पकड़ना सीख जाते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम्स बाकी जितने भी वर्ल्ड के एग्जाम है सबसे इजी हो जाते हैं। अगर आप ये कीवर्ड को पकड़ना और आपके जो कॉन्सेप्ट जो भी आप लिए हैं पास्ट में उसको और आप कीवर्ड को पकड़ना सीख जाते हैं तो आपके लिए ये यूपीएससी के एग्जाम्स चाहे कोई भी हो वो बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड जो स्टेटमेंट था कि आर्टिफिशियल लेक जो है यही मेन सोर्स ऑफ वाटर है। हाँ, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए डी दिया गया था। क्योंकि 60% ऑफ द मतलब जब समर के टाइम में 60% जो वाटर है वो तो ड्राई हो जाता है, तब उस टाइम में क्या होता है, जितने भी एनिमल्स वो लोग आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज है उन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए ये आंसर भी ये स्टेटमेंट भी गलत है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है decolonizing the Chagos archipelago। मतलब an issue sometime seen in the news is conflict between ये जो Chagos archipelago मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास भी कौन सा है? तो ये जो चैगोस आर्किपेलागो थी ये किस कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था डीकोलोनाइजिंग के वजह से। तो ये डीकोलोनाइजिंग वर्ड क्या है? मतलब
किसी जैसे यूके ने हमारे ऊपर कॉलोनियल एरिया बहुत तक रखा, कॉलोनाइज करके रखा था हमें काफी दिनों सालों तक। उसके बाद जब उन्होंने 1947 में छोड़ा तो उसको कहते हैं डीकोलोनाइज करके वो चले गए, और हमें फिर हमारा सारा चीज हमें मिल गया खुद से करने के लिए। तो उसी तरह से ये जो चागोस आर्किपेलागो थी, ये किस कंट्री के पास थी जहाँ पे जो भी कंट्री ने उसे कैप्चर करके रखा था, और वो डीकोलोनाइज नहीं करके वो नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से न्यूज में आई। तो चलिए देख लेते हैं। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सॉरी, ये ऑप्शन मैंने गलत लिखा है, ये होगा ऑप्शन सी होगा, यूके और मालदीव्स के बीच में होगा। ठीक है, यूके और मालदीव्स के बीच में होगा, यूके और मालदीव्स के बीच में होगा। और क्यों होगा, क्या हुआ इसका इशू? मतलब मालदीव यूनाइटेड किंगडम, ये तो मैक्सिमम कॉमनवेल्थ के मैक्सिमम कंट्रीज ने अपना कॉलोनाइज करके रखे थे। तो जब वो छोड़ के जाने लगे, तो ये जो चाको आर्किपेलागो है उनको उन्होंने काफी दिनों तक नहीं छोड़ा था। तो जिसकी वजह से यूएन जनरल असेंबली में वोट हुआ, और 116 वोट से जो जीता गया, और यूके को डिमांड किया कि आप विड्रॉ करें वहां के सारे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से, चागोस आर्किपेलागो से, वो भी 6 महीने के अंदर। तो पर लेकिन ऐसा ऐसा हुआ, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बताया आपको, ये मालदीव्स नहीं है, यूके और मॉरिशस है जो ऑप्शंस में नहीं दिया, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यूके और मॉरिशस के बीच में होगा। ठीक है, सॉरी, यूके और मॉरिशस के बीच में ये हुआ है, मैंने ऑप्शन थोड़ा गलती कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये हुआ क्या था 1965 में, जब डीगो गार्सिया, जिसको सेपरेट कर दिया था बाकी के आर्किपेलागो से, उसके बाद उन्होंने यूएस जो आर्मी है वो भी वहां पे बेस बनाना चाह रहे थे। तो ये सब चीज होते होते क्या हो रहा था कि मॉरिशस को अपना सब कुछ फ्रीडम चाहिए था, ये अपना जो ये एरिया है ये चाहिए था, बट वो यूके वाले लोग ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो धीरे धीरे करते इतने सालों से यूएनजीए में असेंबली के अंदर ये चले जा रहे थे इशू, और बाद में 116 वोट से मॉरिशस ने जीता, और उसके बाद फिर अभी फोर्स किया जा रहा है यूके को कि आप ये इसे जल्द से जल्द छोड़े। तो ये इशू जो है, ये आर्किपेलागो का इशू कहाँ पे, किन दोनों के बीच में, यूके और मॉरिशस। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलत किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। ये क्या है, AYDMS। और पहले आगे इसका स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज इंस्टीट्यूटेड अ न्यू अवार्ड कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान फ्रॉम ईयर 2019। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने दिया है? चलिए देख लेते हैं। इट इज टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ योगा। देख लेते हैं वो भी, क्या ये योगा को स्प्रेड करने के लिए किया गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन 21 जून सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2014। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका, जो 21 जून और 2014, ये दोनों ही में आपको कमांड रखना होगा कि ये दोनों में आपको आइडिया है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, या गलत है, जो भी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन में होंगे कि जो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी आंसर ऑप्शन 3 गलत है। जैसा कि मैंने बोला कि 21 जून और 2014 में आपको ध्यान देना कि ये दोनों का आइडिया आपको है कि नहीं। अगर है, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये 2014 नहीं 15 में, तो ऑप्शन 3 गलत है। तो ऑप्शन 3 आप जैसे कैंसिल आउट करोगे तो एक ही बचता है, और वो है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ठीक है, इस तरह का आपको कैंसिल आउट करने का प्रैक्टिस बहुत सारे करने पड़ेंगे, और मैं इतनी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा लेके आया करूंगा, जिससे आप इतना कॉन्फिडेंस खुद में फील करने लगे कि आपके लिए यूपीएससी का चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए, आप इजीली क्लियर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज। मतलब एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज वो जो होते हैं, ये फॉरेस्ट टॉर्टोइज, ये ब्राउन कलर के उसके होते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है देखने का। आप गूगल कर सकते हैं, आपको मैं कोशिश किया था इसका फोटो लाने का, शायद मैं भूल गया वापस इसमें इसका फोटो इसमें डालने का। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड फोटो कुछ मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि आप कोई चीज को अगर गूगल कर लो या आप फोटो अगर देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। तो स्टेटमेंट 1 हम पढ़ लेते हैं अब। एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज इज द लार्जेस्ट टॉर्टोइज इन द मेनलैंड एशिया। देख लेते हैं क्या है। दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ये देखिए नॉट, ये नॉट ऐसा क्यों लिख दिया है, यही तो कुछ बोल रहा है, बोलना चाह रहा है आपको, बस पकड़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है।
इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। IUCN के बारे में तो आपको पता होगा कि ये वो हैं जो मतलब कैटेगराइजेशन करते हैं एनिमल्स और मैमल्स और सब चीज़ को, कि ये एंडेंजर्ड है कि नहीं, क्रिटिकली है कि नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वल्नरेबल हैं, ये सब चीज़ को, ताकि हम जो भी रेस्पेक्टेड स्टेट कंट्रीज होंगे वो उसका ख्याल रख सके। इसलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेटमेंट आंसर और एक्सप्लेनेशन के पास, जो कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर, यानी 1 और 3। यानी मैंने बोला था ना, नॉट कुछ बोलना चाह रहा है, और ये नॉट यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा है ही नहीं। इंडिया में भी बहुत सारे ये बहुत सारे मैं नहीं बोल सकता, ये ऑलरेडी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, बट हाँ पाए जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और इसको ये जो फॉरेस्ट टॉर्टोइज है, इसको एशियन ब्राउन टॉर्टोइज भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और हाँ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, IUCN के द्वारा इनको कैटेगराइजेशन भी मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आखिरी होगा। आज मैंने 10 क्वेश्चन फिर से 10 ही रख पाया, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ बिजी हो गया था। कोशिश करूंगा कल से मैं थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि और आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ, और जल्द से जल्द हम ये कंप्लीट करेंगे, और आगे फिर जुलाई मंथ का भी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 1 साल का पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए, क्या है लास्ट क्वेश्चन। वन हेल्थ कंसेप्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज। फिर से एक ये जो वर्ड्स है वो आ जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, इसमें देखिए इस तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप कैंसिल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह के वर्ड को आप अच्छे से जान लें, क्योंकि कैंसिल आउट यहाँ करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो क्या है वन हेल्थ कंसेप्ट, मतलब स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकल डिजीज, प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्या सभी को दो, ये भी हाँ लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इंटरकनेक्टिविटी अमंग ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट तीनों क्या इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन हेल्थ ओवर एनिमल हेल्थ। क्या ये वन हेल्थ कंसेप्ट का मतलब प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन का हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना एनिमल हेल्थ के ऊपर। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है और क्यों है। तो ये ऑप्शन होगा सी, मतलब इंटरकनेक्टिविटी अमंग ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड, कहा गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, जिसको हम कॉमनली OIE बोलते हैं। OIE क्यों बोले, क्योंकि ये फ्रेंच टाइटल है, इसलिए ऐसा बोलते हैं OIE, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। तो इन्होंने ये बोला कि वन हेल्थ कंसेप्ट का मतलब हुआ कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और जो एनवायरनमेंट होता है, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कि अगर एनवायरनमेंट सही नहीं हुआ, तो अगर आप मतलब एनिमल सही नहीं होंगे, एनिमल सही नहीं होंगे तो हम उनको खाएंगे, हमें हमारे ऊपर इफेक्ट करेंगे। अगर आप जो गोट होते हैं, जो गोट पेड़ पौधे खाएंगे, पेड़ पौधे अगर सही नहीं हुए तो गोट को अफेक्ट करेगा, गोट अगर यदि अफेक्ट करेगा तो गोट हमें भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये वन हेल्थ कंसेप्ट का मतलब हुआ कि तीनों इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस को ला सकूं, जो जो ताकि मैं आपको UPSC जैसे वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकूं। बढ़ते हैं, कल मिलेंगे फिर से वापस से सुबह के टाइम मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर्स के साथ, और शाम को इसी टाइम से पहले कोशिश करूंगा कि मैं आपको वापस क्वेश्चन, ये MCQ क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से कर सकें, और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ और जय हिंद।